बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सैयद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल ट्री के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज एंटीसिपेटेड था कि वफाकी काबीना के इजलास में फ़ोरेंसिक ऑडिट शुदा रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद वफाकी काबीना ने यह तय करना था कि इस रिपोर्ट का आगे क्या करना है। आया इसको पब्लिक किया जाएगा या दाखिल दफ्तर हो जाएगी, और अगर पब्लिक किया जाएगा तो फिर क्या इक़दामात हैं जो इसकी रोशनी में उठाए जाएंगे। जिन लोगों को, जिन इदारों को या जिन सेगमेंट्स को किसी हद तक ज़िम्मेदार करार दिया गया है उन बेज़ाब्तगियों का कि जिसकी बिना पर पाकिस्तान में शुगर का एक शुगर इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से एक कार्टेलाइजेशन का शिकार रहती है और बाज़ सूरतों में एक पॉलिटिकल माफिया के तौर पर ऑपरेट करती है, तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो जुज़ियात हैं वो आपके सामने रखें, और जो माहिरीन हमारे साथ आज मौजूद हैं शो पे, सियासी माहिरीन भी हैं और मईशत के हवाले से भी, उनसे हम इसके ऊपर उनका कमेंट लेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनकी सियासी जमात का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब से, जो कि मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चीमा साहब, आज जो बहुत सी खबरें हैं इसमें शुगर इंडस्ट्री की तहकीकात के हवाले से, इसमें एक बात ये सामने आ रही है कि तकरीबन 58% शुगर की जो प्रोडक्शन है वो कागज़ों में दिखाया जाता था कि अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट हो रही है। अब पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान की आबादी कितनी है और पाकिस्तान की आबादी कितनी है। अगर 58% प्रोडक्शन अफ़गानिस्तान जा रही थी तो अफ़गानिस्तान वाले आखिर चीनी से क्या बना रहे थे ऐसा कि जो पाकिस्तान में नहीं बनता। फिर ये भी सामने आया कि जो ट्रक इस्तेमाल किए जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 20 टन उनकी कैपेसिटी होती थी, लेकिन फ़ी ट्रक 70-70 टन शुगर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हुई दिखाई जा रही थी। पेशावर में बताया जाता है कि ये उतर जाती थी और उसके बाद इसकी जो पेमेंटें हैं वो मुत्तहदा अरब इमारात या अमेरिका से टीटीज़ की शक्ल में आती थी। यानी दूसरे अल्फाज में वाज़े तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात भी जुड़े हुए नज़र आते हैं सारे स्कैंडल के साथ। तो अब किस तरह से इस पर आगे क्या होने वाला है, वे फॉरवर्ड क्या है, वज़ीर आज़म ने क्या एक्शन लिया है इन लोगों के ख़िलाफ़ जो मुमकिन तौर पर इन गलत कामों में मुलव्विस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें इस अगर जो जुर्म है या जो वाक़या कई साल से ये क्राइम हो रहा था, तो उसको अगर इस वक्त आप देखें कि उसकी रिपोर्ट सामने आई है तो इसके 3 हिस्से हैं। थोड़ा सा सब्र से सुनना कि इसके सबसे ज़्यादा जो पहला इसका हिस्सा है वो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। किसान पहला, शुगर मिल पूरी कोशिश, सारी शुगर मिलें कोशिश करती थी किसान गन्ना ज़्यादा काश्त करे। सही। जब किसान गन्ना ज़्यादा काश्त कर रहे, उन्हें उसे इनकरेज करते थे गन्ना ज़्यादा काश्त करे। जब गन्ना ज़्यादा काश्त कर लेता था तो उसका फिर ये शुगर मिल चलाने से इनकार करते थे, लेट करते थे। शुगर मिल जो है अगर नवंबर में चलनी है तो दिसंबर या जनवरी में जाके चलाते थे। उससे किसान के गन्ने का, खेत में खड़े हुए गन्ने का वज़न कम हो जाता था। दूसरी बात यह है कि शुगर मिलें, जिस साल गन्ना ज़्यादा होता था शुगर मिलें गन्ना डायरेक्ट खरीदती नहीं थी। ये कंडे वाले या मिडल मैन दरमियान में ले आते थे कि मिडल मैन गन्ना ख़रीदता था और मिडल मैन शुगर मिलें डायरेक्ट नहीं खरीदती थी। शुगर मिल का रेट जो है या सरकारी रेट 182 रुपये या 180 रुपये है, तो जो मिडल मैन है वो गन्ना ख़रीद रहा होता था 120 या 130 रुपये पे। लिहाजा किसान को 2 तरह से सेटबैक देते थे। एक ये कि उसका गन्ना खेत में ज़्यादा देर खड़ा रहता था, उसका वज़न कम हो जाता था, फिर उसका 120 या 30 रुपये पे खरीदते थे। चौथा काम उसके साथ ये करते, जब गन्ना उसका आ जाता था तो उसको पेमेंट नहीं देते थे। कुछ लोग 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कुछ लोगों ने कई साल पेमेंट्स नहीं की हैं और कुछ मिलों की तरफ आज भी पैसे खड़े हैं किसान के। तो 4 तरीक़ों से ये किसान के साथ फ्रॉड करते थे, जुर्म में मुलव्वस थे लार्ज स्केल पे। उससे अगला शुरू होता था इशू, वो होता था गवर्नमेंट के साथ। वो टैक्सेस में हेर फेर की बात कर लें, डबल अकाउंट मैनेजमेंट की बात कर लें, एक्सपोर्ट की बात कर लें, सब्सिडी की बात कर लें, वो सारी बड़ी डिटेल से चीज़ें आ गई हैं। रिकवरी कम शो करने की, गन्ना नॉर्मली इस साल जो शुगर निकली है, इनकी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है कि 10.47 है, तकरीबन को 10.5% चीनी जो है निकली है गन्ने में से। तो मेरा ख्याल रिपोर्टिंग अगर होगी तो 9 के लगभग होगी। कोई 10 से 15% चीनी की रिपोर्टिंग कम होती थी, उस पर जीएसटी बच जाता था। फिर आपने सब्सिडी बताई कि सब्सिडी कैसे जाती थी बाहर। फिर जो लास्ट जुर्म था, वो लास्ट जुर्म था वो था अवाम के साथ। पाकिस्तान में चीनी तकरीबन 5.5 मिलियन टन पैदा होती है, 5.5-6 मिलियन टन। 5.5 मिलियन टन का मतलब कि 5.5 अरब किलो, 5.5 अरब किलो
चीनी पाकिस्तान में पैदा होती है या लोग खाते हैं, 1 रुपये रेट बढ़ने का मतलब कि 5.5 अरब रुपये शुगर मिलों के घर में चला गया। बिल्कुल ऐसे ही। ये सब्सिडी लेके आज इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है 13 सेंट 12 सेंट पर पाउंड, 13 या 12 सेंट पर पाउंड के हिसाब से आज चीनी का रेट दुनिया में कुछ 47-48 रुपीज़ पर किलो है। आज पाकिस्तान के अवाम 80 रुपये लेने पे मजबूर हैं, दुनिया में उसका रेट जो है वो 47 या 48 रुपये किलो है। तो ये आप कह लें कि यहाँ पैदा करने की ज़रूरत क्या है। सवाल यह है कि इस मुल्क में चीनी पैदा करने की ज़रूरत क्या है कि अगर आपको आधी कीमत से, अक्सर औकात पाकिस्तान से आधी या 60% कीमत पे चीनी अवेलेबल होती है जी। अगले सालों में जब तेल सस्ता हुआ है तो अगले सालों में जो मुलास बनता है, इससे आप कह लें कि बायोडीज़ल भी नहीं बनेगा, चीनी और सस्ती हो जाएगी। मतलब स्पेशली आपकी ब्राज़ील की मार्केट और बहुत सारे मुल्कों की मार्केट जो है वो चली जाएगी बायोडीज़ल, मतलब सारी चीनी बनाएगी। पिछले सालों में चीनी बनाना छोड़ दी थी उन्होंने, बायोडीज़ल पे चले गए थे, फर्दर सस्ती होगी। तो क्वेश्चन ये है कि 60% कीमत पे जो चीज़ मिलती है दुनिया में नॉर्मली, तो आप यहाँ पैदा क्यों कर रहे हैं? और उसके बदले में काटन का जो कीमती रकबा है, बाकी फसलों का जो कीमती रकबा है, जो और ऐसी फसल जो पानी ज़्यादा खाती है उस पर लगाने की ज़रूरत क्या है? वजह यह कि फ़ी किलो इन खानदानों को 5.5 अरब बचता था, 1 रुपये कीमत बढ़ती, 5.5 अरब रुपये बचता था। और सब्सिडी लेके ये चीनी एक्सपोर्ट कर, हम मान लेते हैं कि सही एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करके जब पाकिस्तान में चीनी थोड़ी कम हो जाती थी तो मिडल मैन को डाल के और ख़ुद पैसे लगा के अगला काम ये करते थे। माजरत, आपने बहुत खूबसूरती से बहुत मुकम्मल तफसील बता दी है, लेकिन वो सवाल अपनी जगह मौजूद है कि जो लोग इन बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस पाए गए हैं उनके खिलाफ क्या इक़दाम उठा रही है हुकूमत, क्या कार्रवाई कर रही है, ये सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये कि इन बातों पूरी तरह आपका इशू फ्रेम करने की ज़रूरत थी। अच्छा। पहली बात तो ये कि ये लोग मजलूम ना बन सकें, इंक्वायरी करने की ज़रूरत थी कि ये देखें यहाँ होता क्या है। यहाँ का चोर से चोर आदमी जो है 2 उंगलियाँ खड़ी कर देता है और कहता है कि मतलब आप कह लें हीरो बनता है, कैमरों के सामने आके 2-4 बंदे सपोर्ट करने वाले भी आ जाते हैं, कहीं ना कहीं 4 कैमरे वाले या 4 मतलब आप कह लें माशाल्लाह सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल खरीदे जा सकते हो, इतना मसला नहीं है। सो पहली बात तो ये थी कि आप एक बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी करें जिसमें इशू फ्रेम हो जाए, पता चले कि हुआ क्या है, ये करते क्या थे, तरीका वारदात क्या था, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आप वो सारी चीज़ वो सारी हो गई और हाईएस्ट लेवल पे हो गई, कहीं कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। उसके अगली बात जो है ये सारे काम पाकिस्तान की तारीख में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई शहबाज शरीफ साहब के दौर में या नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के, और ये तीसरा दौर ये आ गया 2 साल पहले हमारे। 29 अरब की सब्सिडी दी गई जिसमें 2 अरब की पीटीआई की गवर्नमेंट ने दी, 27 अरब पहले दी जाती थी। सो बेसिकली पूरे काम को लीगलाइज किया हुआ था, पूरे काम को आप कह लें कि हुकूमत की आप कह लें कानूनी जो कवर था मौजूद था। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे जो टैक्स के मामला था उसमें पकड़े जा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी के मामले में किसी को पकड़ा जा सकता है क्योंकि वो लीगल है। बेसिक जो बात है कि आपके जो चीज़ें सामने आई हैं, जहाँ जहाँ काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है या अदालत में सजा हो सकती है, वहाँ केस चला जाएगा, वो FIA में जाए, वो नैब में जाए, वो पुलिस में जाए। इस सिलसिले में कोई वाज़ेह सूरत-ए-हाल नहीं है हमारे पास कि मामला आगे यहाँ से कहाँ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून अपना रास्ता लेगा, कानून अपना रास्ता तय करेगा। जो जुर्म जिस महकमे के साथ मुतलका है वो वहाँ चला जाएगा और पकड़े जाएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते थे कि ये इंक्वायरी नहीं होगी, सरफेस पे नहीं आएगी, बयान नहीं की जाएगी, इंक्वायरी होगी नहीं, लोगों को आप कह लें कि क्लीन चिट दे दी जाएगी, सारों के मुंह आज बंद हो जाने चाहिए। अच्छा। कि जनाब ये आप कह लें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक माफिया पकड़ा गया है और उसके इशू सारे फ्रेम हो गए। अगली बात उसकी सजा की है और अगली बात ये वारदात को रोकने की है। ठीक है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आप सुन सकते हैं हमें? बैरिस्टर आमिर हसन साहब जी। बैरिस्टर साहब, काफ़ी तफसील से आ गई है सूरत हाल सामने। सवाल ये है कि अब होगा क्या? देखें, रज़ा वो कहते हैं गालिब के, और देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। बात यह है कि शोर था कि कैबिनेट में बैठे कुछ मिनिस्टर्स ने और एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने मिलके एक ऐसा चक्कर चलाया कि चीनी को एक्सपोर्ट किया और जिस तरह से इसमें मुनाफा कमाया गया और ये चीनी चोर आटा चोर का जो शोर मचा, उसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया। अब कमीशन का काम ये था कि उसने बताना था कि 2019 और 20 के मामलात को सारे की उसने
उसके TORs के अंदर ये चीजें शामिल थी। अब उन्होंने क्या किया, सारी ये जो तोता कहानी आज सुनाई गई है दोबारा से एहतसाब साहब के जरिए, उसमें बात यह आ गई कि सारे कसूरवार तो रेगुलेटर्स हैं। अच्छा, वो मिनिस्टर्स जिन्होंने इसमें अरबों और खरबों रुपए कमाए, उनके बारे में खामोशी इख्तियार कर ली गई, उनके भी ATMs की जरूरत है। उसके बाद बात चली गई 2017 सिंध हुकूमत के बारे में। जाहिर है सिंध फोबिया तो इन्हें है, जब से सिंध हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के ऊपर विजिलेंस का और परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, इन्हें ये चीज हजम नहीं हो रही। अब इन्होंने करना क्या है कि हर मामले के अंदर बात चली थी कि बुज़दार साहब ने कैसे इजाजत दी थी यहाँ पे सारी मामलात की, वो बात आ गई मुराद अली शाह पे, और बात वो ले रहे हैं 2017 और 2018 की, जो कि कमीशन के TORs में शामिल नहीं है। अब इतनी लंबी तोता कहानी के अंदर हमें यह नहीं बताया कि ये शुगर एक्सपोर्ट करने की किसने इजाजत दी, ये चीनी को किस तरह इसकी कीमतें बढ़ाई गई, ये मुनाफा किसने कमाया, किसने खाया, ये अरबों रुपए का जो टीका लगा हुकूमती खजानों को और अवाम को, ये किसकी जेब के अंदर पैसे गए और किसने इसका कमीशन खाया, इसके बारे में सारी खामोशी है। हालांकि आप जानते हैं, तज्जिया निगार जानते हैं, आजाद जराए जानते हैं कि किन के नाम आ रहे थे। वो खुसरो बख्तियार साहब को क्यों एक मिनिस्ट्री से हटा के दूसरी पे लेके गए, क्यों शोर मचा, क्यों उनके भाई का पंजाब में शोर मचा, क्यों बुज़दार साहब के कैबिनेट के फैसलों के ऊपर शोर मचा, क्यों कैबिनेट ने जो ऊपर मंजूरियां दी थी वजीर आजम साहब ने उसके बारे में शोर मचा। ये कमीशन तो सारी इस बात के ऊपर था, अब उस पर आया नहीं। अब सारी बात है रेगुलेटर्स के ऊपर, जी गन्ना इतने का आता है, गन्ने से इतना नुकसान हो जाता है, काश्तकार को इतने की रकम दी जाती है, उसमें 15% कटौती कर दी जाती है। ये तोता कहानी कोई सुनना नहीं चाह रहा था, ये सब लोग जानते हैं। ये किसानों का और जो फैक्ट्रीज का मामला है, ये लोगों को पता है, उस पर हुकूमत कार्रवाई करे। ये स्पेसिफिकली ये जो कमीशन आया था, वो ये जो अरबों खरबों रुपए का ये जो इन्होंने लूटा है मुल्क का सरमाया, आटा बहरान और चीनी बहरान के अंदर, इस झूठी और पारसा हुकूमत ने जो असल में करप्ट की महा करप्ट हुकूमत है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। और साफ नजर आता है कि अपने दोस्तों को बचाया जा रहा है, अपनी ATMs को बचाया जा रहा है, अपने करीबी लोगों को बचाया जा रहा है। इसके ऊपर बात हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर इक्तिसादियात जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब। इसे छुपने शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। और हम इसे मंजर आम पे लेते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, सुन सकते हैं आप हमें? सलमान शाह साहब जी, सलमान शाह साहब के साथ ऑडियो प्रॉब्लम। बैरिस्टर साहब, अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, PTI के मोअज़्ज़ज़ रुकन कह रहे हैं कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अब ये दो सियासी जमातों का मौक़िफ़ आ गया इसके अंदर, लेकिन आवाम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, इतनी सारी तफसील जो सामने आ गई है, जिसके लिए आपने कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, इसका एंड गेम क्या होगा, इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, ये है आज का अहम तरीन सवाल, जिसका जवाब लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस पर कुछ कहना चाहें अगर आप तो। भाई, इसी सवाल के जवाब के लिए सारा ये कमीशन बना था, इसी के ऊपर सारे सवालात उठे थे कि ये किस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, किस तरह से ये सारे मामलात हुए थे, किस तरह से चीनी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का ये तमाशा जो लगा रहा है, ये कैसे हुआ है। ये सारी चीजें, यही तो सवालात के जवाब देने थे। अब मुझे बताएं कि कमीशन ने क्या किसी भी सवाल का जवाब दिया है, या कमीशन की मनमानी जो रिपोर्ट शाया की जा रही है, जिसमें अपनी मर्जी की चीजें लेके आई जा रही हैं, इसका फायदा क्या होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या उन लोगों को ये कानून हरकत में आएगा, ये हमें बातें ना सुनाए ये पुरानी फिल्मों वाली कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून हरकत में आएगा, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये हमने बड़ी सुनी है, हम कानून के शोबे से हैं, हमें पता है कि जब किसी चीज का कुछ भी नतीजा नहीं निकलना होता तो ये मिसालें दी जाती हैं कि कानून अपना रास्ता बनाएगा। कानून को अपना रास्ता बना लेना चाहिए था। जब आपने इतना बड़े दावे किए थे, अब तक लोगों को हथकड़ियां लगनी चाहिए थी, लोग सामने आने चाहिए थे। किन लोगों ने ये, किसने, क्यों कैबिनेट ने ये फैसले किए, किस तरह चीनी की कीमतें बढ़ी, किन की जेबों के अंदर ये फायदे गए, किसने ये अरबों खरबों रुपया कमाया, और वो लोग कौन थे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर
ये कमर्शियलिज्म का किसने स्टार्ट किया, ठीक ये है। कमर्शियल जलसे किसने शुरू किए, ये किसने बैरिस्टर साहब, मुझे बताया जा रहा है गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ा सकेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त माहिर इक़्तिसादियात, बहुत सीनियर डॉक्टर सलमान शाह साहब, हुकूमत पंजाब को एडवाइस भी कर रहे हैं इकनॉमिक अफेयर्स के ऊपर और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, शुगर के हवाले से काफ़ी दिन से चर्चा था, आज वफाकी काबीना के सामने वो रिपोर्ट भी पेश हो गई। बहुत तफसीलात हैं उसमें, उस तरफ मैं नहीं लेके जाना चाहता आपको। मुख्तसर सा एक सवाल है, वो ये कि अब जबकि इस कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है और काफ़ी सारी बेज़ाब्तगियों को सामने भी लाया गया है, तो क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम को कि अब आगे क्या हो सकेगा कि जिससे रिड्रेसल हो सके सारे मामले का, जो करार वाकई सज़ा दी जा सके जो लोग मुलव्विस हैं उनको, और क्या इससे शुगर की कीमतों में कोई रिलीफ आवाम को मिलने जा रहा है? नहीं, आई थिंक एक तो ये है कि जो इंस्टेंट रिपोर्ट आई है उसकी तो जो भी फॉलो अप होगा वो तो एक कानून अपने रास्ता निकालेगा, लेकिन ओवरऑल हमें जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो शुगर की जो सप्लाई चेन है जी, इसमें खासी कमजोरियां हैं। इसमें जो कंपटीशन होना चाहिए उस तरह का कंपटीशन नहीं है। इसमें अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि अगर कीमतें ऊपर जाएं तो बाहर से चीनी इंपोर्ट इमीडिएटली हो जाए, या यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सपोर्ट भी हो जाए और इसकी स्टोरेज प्रॉपर तरीके से हो, जैसे बाकी दुनिया में पूरी सप्लाई चेन होती है शुगर की, उस तरह की यहाँ पे शुगर चेन को उस तरह से बनाने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपटीशन की बेसिस पे चले और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो। यहाँ पे जो एक किस्म की कार्टेलाइजेशन हो जाती है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इसमें बहुत सी इम्प्लीकेशंस होंगी कि शुगर चेन को कैसे कम्पेटिटिव बनाया जाए, और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी इसमें देखना पड़ेगा कि इसको एक प्रॉपर तरीके से इसकी रेगुलेशन भी हो और इसमें इन्वेस्टमेंट भी आए और इसकी प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट नीचे आए। ठीक है, मतलब ये वो इक़दाम हैं कि जो हुकूमत की जानिब से अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव्स के तहत उठाए जा सकेंगे। जी, ये मैं अब इस पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे बात कर रहा था फ्रॉम। ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जून का महीना सामने है और हर साल जून में बजट आता है, बताया जा रहा है कि ग़ालिबन 12 तारीख को इम्कान है कि बजट पेश कर दिया जाएगा। कोविड से पूरी दुनिया मुतासर है, पाकिस्तान अल्लाह का करम है कि आदाद व शुमार के एतबार से तो हम इतना बुरा हिट नहीं हुए, लेकिन हमारी मईशत को बहरहाल कोविड ने बहुत सख्त किस्म का एक टफ़ टाइम दिया हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या तरजीहात होंगी नए बजट में हुकूमत की इस सारे मामलात के तनाजुर में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में इस कोविड की वजह से एक इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो चुकी है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है पूरी तरह मुतासिर है, इंटरनेशनल ट्रैवल पूरी तरह मुतासिर है, और हर मुल्क के अंदर और इस शमूल पाकिस्तान के प्रोडक्शन जो है वो भी मुतासिर है और मार्केट्स भी मुतासिर हैं, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मुतासिर हो चुका है। और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर पाकिस्तान में तो बहुत जो है ऑलरेडी जो
इकोनॉमी है वो इंटरनेशनली तो इतनी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें हमारी शहरों की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि रूरल इकोनॉमी जो है वो बची हुई है और वो हमारी एक किस्म की रिकवरी का को लीड कर सकती है कि अगर हम एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक जो है उसमें जो भी हम इस वक्त बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में जो इशू रहा है वो प्रोडक्टिविटी का रहा है कि हमारे जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी है, जो पानी की प्रोडक्टिविटी है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तकरीबन 25% पे है। ठीक है। तो हम अब अगर इसको बेहतर कर लें तो उससे हमारी एक तो ये है कि इकोनॉमिक आउटपुट बहुत बढ़ सकती है और हम इस खिते में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी इंटरनेशनल मार्केट्स भी होती हैं। सो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं ये हम अब कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि तमाम जो रिफॉर्म्स हम 50 साल से नहीं कर सके थे, अब वक्त आ गया कि उसको हम कर गुजरें क्योंकि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। सिमिलरली हमने देखें कि हमारे शहर जो हैं, हमें नजर आ रहा है कि शहरों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, हमारे बाजार जो हैं वो बहुत तंग गलियों में हैं, हमारी अर्बन जो डेंसिटी है उसमें बहुत गुर्बत भी है और कंजेशन भी है और जो इस किस्म की वबा के लिए एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड बना हुआ है। सो हमारे एक किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि एक तरफ तो वो शॉर्ट टर्म जॉब्स देती है क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से हमारे बहुत से डेली वेजेस जो हैं वो बिल्कुल उनके पास कोई इस वक्त। डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट है ट्रिब्यून में आज शाया हुई है और जिसमें बताया जा रहा है कि जनाब हफीज़ शेख साहब ने मंजूरी दी है कोविड फंड था कोविड की रिहेबिलिटेशन के हवाले से, उसको डाइवर्ट करने की मंजूरी दी है कि जी सर्कुलर डेट की पेमेंट उस फंड से कर दी जाए। तो ये कोविड के नाम पर जो पैसा रखा गया है उसको सर्कुलर डेट में इस्तेमाल करना, ये क्या कोई मिसाली इकनॉमिक मैनेजमेंट करार दी जा सकती है? नहीं, देखें इस वक्त तो हमारा जो फोकस है प्राइमरीली एक तो है कि रिलीफ दिया जाए जो लोग कोविड की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं और जिनको इस वक्त बहुत जरूरत है सपोर्ट की और उनको उनके घर एक्चुअली कैश ट्रांसफर्स पहुंचाई जाएं ताकि वो फाकों से बच सकें। दूसरी चीज जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा फोकस ये है कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। मेजर जो हुकूमत अपने प्रोग्राम्स कर सकती है कंस्ट्रक्शन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के और शहरों की जो डेवलपमेंट है और आपकी लॉजिस्टिक सिस्टम्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो एक फोकस है। हमारा इस वक्त फोकस ये ना तो ये है कि हमने कोई IMF की कंडीशंस पूरी करनी है क्योंकि IMF का प्रोग्राम इस वक्त होल्ड पे है जी। और इस वक्त तमाम का तमाम जो फोकस है वो कोविड की एक तरफ हेल्थ इश्यूज के ऊपर पूरी तरह से स्पेंडिंग की जाए और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तमाम प्रोग्राम्स बनाए जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। चीमा साहब, बात वापस फिर हम शुगर की तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके अंदर शुगर प्रोड्यूसर्स का एक बड़ा रोल पिछले 50 सालों के अरसे में नज़र आता है और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि हर बड़ी सियासी जमात बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जो फंडिंग है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अंदर शुगर मनी जो है उसका एक बड़ा अहम किरदार रहा है। जहांगीर खान तरीन साहब जो कि बड़े मारूफ शख्सियत हैं, वज़ीर आज़म के दस्ते राज भी समझे जाते थे कुछ अरसे पहले तक, और जहांगीर खान तरीन साहब का जो किरदार रहा है हुकूमत साजी के हवाले से उससे पहले और उसके बाद भी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब जबकि जहांगीर खान तरीन साहब की JW जो उनकी कंपनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ चुका है इन मेल प्रैक्टिसेस का, तो क्या पाकिस्तान में वंस फॉर ऑल शुगर माफिया का कलाकोमा हो जाएगा या ये मामला कुछ रफा दफा की तरफ चला जाएगा? देखिए, हमारी हुकूमत में तो हो गया, आप इस पे तो लिख लें कि ये हो गया,
ठीक है। आगे कब तक ये मतलब अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी है, और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो आप कह लें उन्हीं लोगों की है जिनकी जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं, ये शुगर माफिया को लीड कर रहे हैं, शुगर माफिया को सरहेल हैं, उनकी गवर्नमेंट है, या कि आप कह लें कि कोई ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है जो एक जमहूरी तरीका है, जमहूरी गवर्नमेंट होती है जो आप कह लें पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक को सर्व करती है, पब्लिक की ज़िंदगियों में कुछ सुलझाव को बेहतरी लाने के लिए काम करती है, उस गवर्नमेंट के होते हुए तो ये मतलब इस तरह की आप कह लें कि मल प्रैक्टिस या क्राइम नहीं चल सकता। लिहाजा आपका सवाल कि जी चलेगा या नहीं चलेगा, हमारी गवर्नमेंट में नहीं चलेगा, बाकी सज़ा वो मिलेगी। बैरिस्टर क्या जहांगीर खान तरीन साहब की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो हो गई ना, किसने कहा कार्रवाई होगी? क्या मतलब कार्रवाई तो हो गई। जब सरफेस हो गया, जब इंक्वायरी हो गई, जब डॉक्यूमेंट हो गई, तो अगला काम देखें। मैंने किसी को हथकड़ी नहीं लगानी, मैंने किसी को मारना नहीं है, मैंने अदालत को रेफर करना है। ठीक है, बेसिक बात जो है कि आपने इशू फ्रेम कर दिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, इंक्वायरी कर ली, इंक्वायरी करके आगे किसी को जो मुतलका अदारा है उसको रेफर कर दिया। क्या जो बैरिस्टर आमिर साहब के जो मालिक क्या नाम है लीडर हैं, जरदारी साहब या बेनज़ीर साहबा या यूसुफ गिलानी साहब या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, किसी दौर में ये काम हुआ है? क्या शौकत अजीज़ के दौर में ये काम हुआ है? क्या किसी भी दौर में ये काम हुआ है? पहली बार हमने किया है, तो हमने ये कोई आप कह लें कोई फन फेयर के लिए तो नहीं किया। सही। हम जुर्म पे कर्ब करना चाह रहे हैं, हम जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, हम जुर्म को खत्म करना चाह रहे हैं। सो हमने कोई भड़कबाज तो नहीं है ना, हमने हमको मार्शल लॉ लगाया हुआ है ना, हम आप कह लें कोई नॉन आप कह लें कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि हम कहें हम अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, कोड़े मारेंगे वगैरह, नॉट एट ऑल। हमने किसी आप कह लें लीगल फोरम में वहीं भेजना है, वो अदालत हो, वो SCCP हो, वो नैब हो, वो FIA हो, वो जो भी अदारा हो, वहां हमने भेजना है। चीमा साहब कोई कमेंट लेना है हमें बैरिस्टर साहब से, फिर आगे बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ। बैरिस्टर साहब, ये आम तरीन सवाल जो चीमा साहब ने उठाया है वही मेरा सवाल हो गया कि माजी की किसी हुकूमत ने ये सब कुछ तो नहीं किया था, तो क्या ये इससे मौजूदा हुकूमत की और खान साहब की नेकनियती सामने नहीं आती कि वो रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जहांगीर खान तरीन साहब का नाम क्यों ना सामने आ रहा हो? देखिए, PTI के दोस्तों को आदत है कि यहाँ नाम नहीं लेने चाहिए, यहाँ तो बात है ओवरऑल। तो अब ये ना तो तारीख से नाबलद लोग हैं और हर बात पे कहते हैं भाई इससे क्या होना है। हम लोगों ने अपनी हुकूमतों के साल कटहरों के अंदर गुजारे हैं, चीफ जस्टिस हमें हर वक्त बुला के रखते थे, हमने जिस तरह हुकूमतें की हैं वो लोग जानते हैं, जिस तरह हमारा एहतसाब ड्यूरिंग गवर्नमेंट भी होता रहा है और विदाउट गवर्नमेंट भी हमेशा से होता रहा है, इसलिए ये बात ना करें। और बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, मियां नवाज शरीफ के दौर में ये वाजिद ज़िया साहब ही रिपोर्ट देने वाले थे, तो ये कह देना कि हर काम पहली दफा हो रहा है, पहली दफा नहीं हो रहा। हुआ कैसे हुआ, इनके कहने पे नहीं हुआ। ये रिपोर्ट पहले लीक ना होती तो ये हुकूमत कभी भी इसे लेके ना आती। अब रजा भाई, बात कुछ थी, जवाब कुछ था। बात तो ये थी जो 1 मिलियन टन गंदम सरप्लस कह के एक्सपोर्ट की गई, जिससे मुल्क के अंदर चीनी की कमी वाक़ई हुई और चीनी की कीमत 20 रुपए किलो तक बढ़ी। अब ये सब्सिडी का फैसला हुआ, वो किसने किया, उसके जिम्मेदारों का तयन नहीं हुआ। वो 20 रुपए किलो जो कीमत बढ़ी, किसने कमाई? पीछे तक 3 नाम आ रहे थे, जहांगीर तरीन नंबर 1, खुसरो बख्तियार 2nd, मुअन्नस इलाही 3rd। ये था रिपोर्ट। अब क्या हुआ इसके बारे में, क्या अमल दरामद हुआ? भैया आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कानून रास्ता बनाएगा, और हमारे बारे में हमारी लीडरशिप को पहले अरेस्ट किया जाता है और बाद में रेफरेंस बनाए जाते हैं। अब तो ये फैसले आगे कमीशन के कि अरबों खरबों रुपया किसने खाया है। ये 3 लोग हैं, जहांगीर तरीन हैं, खुसरो बख्तियार हैं, मुअन्नस इलाही, ये 3 लोग हैं जो शुगर माफिया रहे हैं। ओमनी ग्रुप का नाम भी आ रहा है कहीं ना कहीं। तीनों लोग भाई, ये नाम तो इन्होंने गायब किए आ रहे थे ना। अब ये खामोशी से यही तो काम हुआ है, यही तो तमाशा लगा है। ये जो इन्होंने अपने एहतसाब के कभी किसी हुकूमत ने एहतसाब का भी कोई मिनिस्टर रखा था, ये पहली हुकूमत है जिसने एहतसाब का भी मावने खुसूसी रखा हुआ है। उनका यही तो काम है कि आप चुन चुन के जो अपोजिशन के लोग हैं उनके ऊपर आप एहतसाब के रेफरेंसेस बनाएं और जो अपने लोग हैं उन्हें बचाएं। ठीक है बैरिस्टर साहब, मुझे बताया जा रहा है गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के अख्ताम मराइल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईद उल फितर का वक्त करीब है। मैं अपने तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से ये फ़ीडबैक लेना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि कोविड के तनाजुर में ईद के फ़ौरन बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम को लॉकडाउन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत पेश आ सकती है? हाँ या नहीं में मुख्तसर जवाब दरकार होगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब। जी, ये बिल्कुल हो सकता है। ये तो देखना पड़ेगा कि इसकी कैसे ये अपनी पीक की तरफ जाता है या ठहर जाता है या नीचे आता है। तो ये तो एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इशू सिर्फ इतना है कि हमें अब देखना है कि इसके साथ बेस्ट तरीका क्या है कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकें और ये डिजीज जो है इसके ऊपर काबू भी कर सकें, और जो इन्वेस्टमेंट्स हमने अपने हेल्थ एरिया में करनी है जो लॉन्ग डिलेड हैं उसके लिए रिसोर्सेज भी हम पैदा कर सकें। तो बहुत सी डायमेंशंस पे इस वक्त काम हो रहा है, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन से लेके कर्जों के बारे में जो बातचीत है, IMF के प्रोग्राम से इस्तिस्ना जो है इस वक्त वो है, फिर जो स्पेशल प्रोग्राम्स हैं रिलीफ के, रिकवरी के, रिहेबिलिटेशन के, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके प्रोग्राम्स हैं ताकि बिजनेसेस जो हैं वो अपना कारोबार जारी रख सकें और अपनी जो रोजगार है उसको मुतासर होने से हम इकोनॉमी को बचा सकें। और इसके साथ साथ रिफॉर्म्स भी हैं और बाकी चीजें भी चल रही हैं। सो आई थिंक कि ये एक ऐसा बहरान है जो पिछले 100 साल में इस किस्म का नहीं आया। और सो उसके मुताबिक आप सोच सकते हैं कि बेशुमार इनिशिएटिव्स हो रहे हैं और होते भी चले जाएंगे, और ये जब तक काबू नहीं आती तो ये काम इसी तरह चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कोविड ईद के बाद क्या एक मरतबा फिर पाकिस्तान को लॉकडाउन की तरफ लेके जा सकता है? देखिए, हमें कोरोना के साथ या कोविड के साथ रहना सीखना होगा और सीखेंगे। लॉकडाउन अब ऑप्शन नहीं रहा। जब सोसाइटी में आप कह रहे 50,000, 60,000, 1 लाख लोग हो जाएं एक बीमारी से या एक वबा से मुतासर, तो फिर इसे हम साइंस की ज़ुबान में इनाकुलम कहते हैं। तो इनाकुलम अगर इतना सोसाइटी में या एयर में इतनी पोल्यूट हो जाए तो उसके बाद आप इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको यू कैन से कि लाइफ में डिसिप्लिन ला के इसको कंट्रोल करना है, और इकानमी को बंद करना अब शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के पास अगला 12,000 देने को नहीं है, या अगर अगला 12,000 दे लेगी तो उससे अगला 12,000 देने को नहीं है। लिहाजा लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होना है, लोगों को अपने काम करने हैं। गवर्नमेंट के बार बार 12,000 रुपए का इंतजार नहीं करना। गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स भरल नहीं है। बहुत आम बात को बंद करना ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। सही। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, क्या कहिएगा? गवर्नमेंट के पास अगला 12,000 नहीं है देने के लिए, अवाम के लिए क्या मैसेज है कोविड के हवाले से, और मुमकिन तौर पर ईद के बाद क्या एक दफ़ा फिर लॉकडाउन की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ सकती है? जी देखिए, अल्लाह ताला करे कि बेहतर रहे हालात, लेकिन हुकूमत के जिस तरह के फैसले, कंफ्यूज फैसले रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बगैर किसी तैयारी के जिस तरह ये लॉकडाउन को ख़त्म किया, तो उसके बाद उसके असरात आपके सामने हैं। जिस तरह ये बढ़ा है, जिस तरह अमवात की तादाद बढ़ी है, मरीजों का बढ़ा है, और दूसरी तरफ हमने टेस्टिंग नहीं बढ़ाई है, हमने नेशनल हेल्थ सर्विस को बेहतर नहीं किया है। और दूसरी बात आपने खुद सुन ली हुकूमती तर्जुमानों से कि हमारे पास लोगों को देने के लिए 12,000 रुपया नहीं, यानी कि वो गरीब लोग जो रियासत की तरजीह हो सकते हैं वो देने के लिए इन्हें नहीं है। हाँ, इन्हें 12-12 खरब रुपया चीनी चोरों को, आटा चोरों को देने के लिए हर वक्त है। दूसरे मामलात के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन गरीब आदमी के लिए पैसा नहीं। इसलिए क्योंकि वो ये 12,000 नहीं दे सकते, अब इन्होंने कह दिया आप जाएं, सड़कों पे बीमार होते हैं तो होते रहें, हमारे फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स, नर्सेज वो भुगते इस सारे मामलात को। हमारा नेशनल हेल्थ सिस्टम जो है वो लोगों को अकोमोडेट कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास 12,000 रुपए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानान ने गिरामी कीमती वक्त दिया हमारे नाजरीन के लिए। आज का प्रोग्राम हमारा यहीं पर मुकम्मल हो रहा है। इंशाअल्लाह इख्तिताम हफ्ता के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ईद उल फितर का मौका होगा, मुसलमान पूरी दुनिया में ईद की तैयारियां कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। आप सब के लिए हमारा पैगाम ये है कि अपनी खुशियों की तैयारी के साथ साथ उन लोगों को भी याद रखिए कि जिनके घरों में खुशियाँ उस तरह से नहीं हैं कि जैसे आपके घरों में हैं, और कोरोना के हवाले से एहतियात लाजिम है, उसको जारी रखें, क्योंकि एहतियात के अलावा अब तक कोरोना का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए। जी पाकिस्तान के लिए।